आज अतिथि के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई है पूना की प्रसिद्ध नृत्य गुरु पंडिता रोशनताई दाते जी। रोशनताई दाते जी पूना के प्रसिद्ध नृत्य गुरु पंडिता रोहिणीताई भाटे जी की ज्येष्ठ शिष्या है। रोहिणीताई से प्राप्त यही विद्या पिछले 40 सालों से वो अपनी रोचित कला अकादमी की ओर से अगली पीढ़ियों तक पहुंचाती आ रही है। रोशनताई को पंडिता रोहिणी भाटे पुरस्कार तथा पंडित बसंतराव जी देशपांडे पुरस्कार आदि बहुत सारे प्रथितयश पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे शहरों में, देश विदेशों में इनकी कला बहुत जानी पहचानी और रसिकों ने अग्रगणी मानी हुई है। मंदिर परंपरा, शिल्पकला और कथक नृत्य विषय, कथक नृत्यों के कर्ण, ये इनका फेलोशिप का अभ्यास विषय रहा है। और अपनी 2 पुस्तक कथकादि कथक और नृत्य कर्णावली, इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से वो विद्यार्थियों तक ये अपनी संशोधन आज तक पहुंचाती आ रही है। मैं रोशनताई का स्वागत करती हूँ। नमस्कार रोशनताई। रोशनताई, आप इतने सालों से कथक नृत्य से जुड़ी हुई है। हमें ये जरूर जानने में आनंद होगा कि इतने सालों से आपकी कथक नृत्य शिक्षा और आज तक का आपका कथक नृत्य के साथ सफर कैसे रहा। मेरी कथक नृत्य शिक्षा मैं 6 साल की थी तब से शुरू हो गई थी। मैं नासिक में थी शादी से पहले, तो वहां मेरे गुरु हैदर अली शेख जो है उनके साथ मैंने नृत्य सीखना शुरू किया। तकरीबन 10 साल मैंने उनके यहाँ नृत्य सीखा। उन्होंने उनके पास जो भी था वो उन्होंने मुझे सिखाया था। विशारद तक मैंने गांधर्व महाविद्यालय के एग्जाम्स उनके यहाँ दी थी। उसके बाद शादी के बाद जब मैं पुणे आई तो मैंने सोचा कि मुझे और आगे सीखना जरूरी है, पुणे में काफी सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ आने के बाद रोहिणी जी के यहाँ गई और उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। वो था 1978 साल। नृत्य भारती यानी रोहिणी जी का जो स्कूल है नृत्य भारती कथक डांस एकेडमी, ये तकरीबन 30 साल का हो चुका था। तो वहां पे मैंने सीखना शुरू किया। जो मैंने नासिक में सीखा था उससे कई ज्यादा चीजें मुझे यहाँ देखने को भी मिली और सीखने को भी मिली। मैंने मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि कथक का विश्व कितना बड़ा है और वहाँ यहाँ क्या क्या देखने को मिलने वाला है। पर जैसे जैसे मैं वहाँ सीखती गई, उनके साथ रहती गई, उनके साथ मेरा आना जाना, इधर उधर घूमना, यानी नृत्य के कार्यक्रमों के लिए ये देखा मैंने, तो मैं अचंभित हो गई कि इतना सारा विश्व जो कथक का है ये बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर है। उनके यहाँ मैंने तकरीबन पहले 10 साल प्राइवेट ट्यूशन लिए। उसके बाद मेरे साथ 2 और स्टूडेंट थी जो रोहिणी जी के यहाँ सीखती थी। एक अरुणा केड़कर जी और दूसरी देवकी जोगवेकर जी। ये दोनों को मैंने दोनों भी मेरे साथ सीखने रही लगी। तो उनके यहाँ आमने सामने सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला मुझे। रोहिणी जी के यहाँ मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। यानी मेरे ख्याल कथक की सारी जो चीजें होती है, यानी तोड़े टुकड़े तो है ही, उसके साथ साथ अनेक कविताएं, पर उनका अलग सा विचार, उनका नृत्य। रोहिणी जी के नृत्य में मैं देखती हूँ कि वो पूरा संस्कृत से लेके हिंदी, इंग्लिश सारी चीजों का अपने नृत्य में समावेश करती थी। तो उसका मुझे बहुत फायदा मिला और जिसके कारण मैं और फ्लरिश होने के लिए मेरे और कई चीजें मुझे उसमें से मिल गई। तो रोहिणी जी के यहाँ मैंने एक्चुअली सभी तालों में बहुत करण, बहुत से तोड़े टुकड़े, तिहाइयाँ, तत्कार के विविध प्रकार, तबले के साथ होने वाले तत्कार, नृत्य के लिए लगते वो तत्कार, ये सारी चीजें मुझे उनके यहाँ सीखने को मिल गई थी। ताई, अभी आपने बताया कि आपको रोहिणी जी का बहुत गहरा सहवास मिला। आप उनके साथ बहुत जगहों पर प्रोग्राम करने के लिए घूमी भी, और अभी आपने बताया कि प्राइवेट तरीके से आपकी शिक्षा उनके साथ जुड़ी रही आप इतने सालों तक। तो हमें ये बहुत अगली पीढ़ियों को, मुझे भी ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे गुरुओं से मुझे अभी रोहिणी ताई की नृत्य शैली के बारे में, उनके सिखाने के तरीके के बारे में ये कुछ अगर आप बता सके तो मुझे बहुत आनंद होगा। रोहिणी जी के यहाँ उन्होंने खुद ने 5 वर्षों का, यानी 5 लेवल का, वर्षों का नहीं मैं कहूंगी, 5 लेवल का कोर्स किया हुआ है। तो उन 5 लेवल के कोर्स में हर एक लेवल पे जैसे जैसे सीखना होता है तब एग्जाम्स लिए जाते हैं और हर एक की इंडिविजुअल एग्जाम होती है। ऐसे नहीं कि 10 लड़कियों को खड़ा कर दो और एग्जाम ले लो और मार्क दे दो, ऐसे नहीं चलता था। मैं खुद वहाँ नृत्य भारती में
तकरीबन मैंने भी 15-20 साल सिखाया है। तो हर लड़की का जब वो कोर्स पूरा होता था उसके बाद हम एग्जाम लेते थे। ऐसे नहीं है कि एक एग्जाम का टाइम फिक्स किया और उस समय लेना, ऐसे नहीं था। आज इसका पोर्शन पूरा हो गया तो उसकी एग्जाम लेंगे। इस तरह से कि 5 लेवल का एग्जाम कोर्स उन्होंने तैयार किया था और हर लेवल में थोड़े टुकड़े तिहाइयां तो होती ही थी, तत्कार होता था और बहुत पहले ही वर्ष में बहुत रिगरस तत्कार होता था। यानी बच्चों को देखने सुनने के लिए और समझने के लिए थोड़ा समय लगता था, पर अगर वो एक बार कर लिया तो आगे सारी चीजें थोड़ी आसान हो सकती थी। तो उसके बाद मैंने ऐसे देखा कि हर इसमें तत्कार तोड़े टुकड़े एक कम से कम कवि एक कवित होता था और थोड़ा कुछ अभिनय का चीज और गतनी का 4 प्रकार के होते थे। निकास यानी चाले पहले 2 वर्षों में सिर्फ चालें होती थी और उन चालों को अगर स्टूडेंट्स देख सके और कर सके तो आगे जाके वो अभिनय में उसका उपयोग किया जा सकता था। तो इस तरह का 5 लेवल का कोर्स उन्होंने बनाया था और हमारे हर हर संस्था में नृत्य भारती से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं उन हर संस्था में इस तरह का ही कोर्स चलता रहता है। आज तक हम कर रहे हैं, उसी तरह से सिखाते, कुछ बदल उसमें नहीं करते। अगर करना हो तो अपने प्रोग्राम में अगर कुछ हमें अलग से सोचना है तो वो सोचने के बाद अगर वो कोर्स में ऐड करना हो तो करते हैं, पर रोहिणी ताई ने जो सीखा है वो सारा का सारा हम सिखाते ही है 5 वर्ष तक और हर इसमें ऐड हो जाता है। 2 वर्षों में सिर्फ 3 ताल है, तीसरे वर्ष में भी 3 ताल है। तीसरे वर्ष का 3 ताल एकदम स्टेज पे करने लायक है, यानी ऐसा इस तरह का है कि अगर आप स्टेज पे भी करो तो वो अच्छा लगेगा। इस तरह का 3 ताल थर्ड ईयर का उन्हें तीसरे लेवल का, मैं ईयर बोल रही हूँ, ईयर नहीं वो लेवल है। जब जब कोई अपनी लेवल पास करेगा तब उसको आगे जाने को ये मिलेगा। तो इस तरह से दूसरे इसमें रूपक जपताल इस तरह से ताल ऐड हो जाते हैं और यानी यानी पद भी ऐड हो जाते हैं। कुछ पद है, कुछ ठुमरियां हैं, कुछ गतनिका से या अभिनय की कुछ गते हैं, ये कालिया दमन जैसे कि वहाँ क्या कहते हैं गोवर्धन उद्धार जैसे ऐसी गते वहाँ पे सिखाई जाती है। तो इस तरह से वो कोर्स बढ़ता जाता है। जो कथक का रिपर्टवार है उसी की तरह से होता है और आगे जाके चौथे 5वें लेवल पे ऐसे होता है कि हर लड़की को देखा जाता है कि वो क्या अच्छा करती है और उसमें उसको क्या ऐड करना है। इस तरह यानी हर एक को वही सिखाती है ऐसे नहीं था बेबीताई का। हम उसे उन्हें बेबीताई कहते हैं इसलिए मैं कभी कभी बेबीताई बोल सकती हूँ। तो रोहिणी जी का ऐसा नहीं था कि हर एक को यानी सारी चीजें सिखाते थे, पर किसको क्या किस पे एम्फोसिस करना है वो उनका अपना एक विचार होता था। कभी कभी किसी को ताल की तालीम अच्छी मिलती थी, किसी को ज्यादा अभिनय की अच्छी मिलती थी, किसी कंपोजिशन में अच्छी मिलती थी। और रोहिणी जी का एक ऐसे था कि उनकी संस्कृत बहुत अच्छी थी, हिंदी तो था ही थी, इंग्लिश है और मराठी, ये सारे सभी चीज इसका भाषाओं पर उनका प्रभुत्व था। तो उनके कंपोजिशंस में संस्कृत कंपोजिशन होते थे, हिंदी होते थे, मराठी भी होते थे और अन्य भाषा का उनके भी होते थे। कभी कभी छोटा सा फ्रेंच या इंग्लिश का भी वो कुछ काम करवा देती थी। और काव्यों में उन्होंने सारे संस्कृत काव्य लिया था, हिंदी ब्रजभाषा का काव्य लिया था, हिंदी का काव्य लिया था और हाइकू भी लिए थे उन्होंने अपने कंपोजिशन में। उन्होंने हाइकू लिए थे, 4-4 लाइंस की हाइकू रहती है। उन 4 लाइंस को डेवलप करना, सिर्फ 4 लाइंस, पर उन 4 लाइन को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने डेवलप किया था। कविताली नाम की एक रचना थी, उसमें 5 प्रकार के हाइकू थे और 5 हाइकू के 5 प्रसंग उन्होंने किए थे। इससे क्या हुआ कि संस्कृत इसमें उषद सूक्त, पर्जन्य सूक्त मिला हमको यानी सीखने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें थी, पर वो बेसिक मुझे लगता है कि वे बहुत सुंदर बनी थी। और उनमें उन्होंने ऐसे किया था कि वो जो सूक्त होते थे वो आज के कथक में नहीं उसको ढाला था। आज के कथक के छोटे छोटे चीजें ली थी, पर ऐसे लगता था कि वो प्राचीन नृत्य दिखे। प्राचीन नृत्य के समान उसमें उन्होंने कुछ मूवमेंट डाली थी कि जिसके कारण वो समझ में आए कि ये अभी का कथक नहीं, कथक का प्राचीन रूप है इस तरह से। तो ये सारी चीजें होने के कारण ऐसे हुआ कि एक अलग सा यानी पूरा ऐसा क्या कहेंगे हम सुंदर सा एक पट हमारे कथक का हमारे दृष्टि के सामने था। तो चित्रपट जैसे कहेंगे या पट कहेंगे, जो अलग अलग चीजें हमें उसमें से मिली थी। तो ये सारी चीजें उनके यहाँ मिलती थी। उनका खुद का नृत्य वहाँ बहुत ही लिरिकल था और बहुत ही सुंदर, यानी
ग्रेस बहुत थी, पैरों की चपत इतनी सुंदर और आवाज इतनी सुंदर थी, यानी स्पष्ट थी पर लाउड नहीं थी, जिसके कारण सुनने में बहुत आनंद मिलता था। यानी उनका टक्कर चलता था तो लोग ऐसे झूमने लगते थे, इतना सुंदर होता था। और अभिनय वो बैठ के करती थी, वो घूम के करती थी, तरह तरह के प्रकार के अभिनय करती थी, और तरह तरह की नायिकाओं का भी उच्चारण उन्होंने अपने इसमें किया था। जैसे अभिसारिका के लिए उन्होंने अपने ही खुद पद लिखा था, घोर हो तो घर आए कैसे बीत शरत, ऐसे एक खंडिता भी उन्होंने लिखी थी। इस तरह से उन्होंने खुद काव्य करती थी, कई बार कहीं से लेती थी, कई बार प्राचीन यानी गुरुजनों से मिली हुई चीजें लेती थी। इस तरह से उन्होंने सारी चीजें हमें अलग अलग तरीके से बताई थी। और कविताली में हाँ सरगम, और इसमें मैंने देखा था कि उन्होंने कई प्रकार के सरगम, कई प्रकार के तराने, यानी जाति तराने होते थे, सरगम तराने, समधुन गीत होता था, यानी वो उन्होंने ही रचा हुआ था। समधुन गीत यानी पहले गीत होता था, जिसमें पहले तराना होता था, उसी धुन पे एक गीत होता था। तो इस तरह से उन्होंने कई चीजें अपनी इसमें ली थी और हमें सिखाई थी। उसी तरह से मैंने देखा कि रिवट उन्होंने खुद ने रचा था, उनको जिस तरह का चाहिए उस तरह का वो रचती थी। इसलिए वो नृत्य के लिए बाकी कई बार ऐसे होता है कि बाहर का कोई अगर हमें वो चीज दे तो वो गायन के हिसाब से होती है, पर इनका कहना, इनका कंपोजिशन जो होता है वो नृत्य के लिए अप्रोप्रिएट होता था। तो इस तरह से उन्होंने कई चीजें अपनी खुद ने बनाई थी और की थी। और इसके साथ साथ उन्होंने कई कोरियोग्राफीज भी किया था। उषा सूक्त था, फिर ये मैंने पर्जन्य सूक्त कहा, फिर तन्मात्र कहा, ये सारी चीजें जो थी वो कई बार उड़ान था, इतनी सारी कोरियोग्राफीज की थी। और अलग अलग विषय थे, अलग अलग विषय थे, अलग अलग कल्पनाएं थी। तो जब भी हम कभी दिल्ली को जाते थे, दिल्ली कालका विद्या समारोह में, तो उस समय लोग राह देखते थे कि रोहिणी जी अब इस साल क्या लाएगी। यानी मेनली स्टूडेंट्स, उनको लगता था कि आज बिल्कुल ही रोहिणी जी आने वाली है तो कुछ ना कुछ अलग ही यहाँ पे करेगी, यानी प्रस्तुत होगा उनसे। तो ये सारी चीजें उनके यहाँ मुझे सीखने को मिली, और जिसके कारण मुझे बहुत फास्ट ये मिल गया। एक और चीज मुझे कहनी थी कि स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कई सारी यानी क्या कहेंगे हम, नियम बनाए थे। एक तो था कि हमारी गुरु पूर्णिमा होती थी, गुरु पूर्णिमा एकदम सिंपल कपड़ों में होती थी, व्हाइट ड्रेस, हर एक ने व्हाइट ड्रेस पहनना है और कुछ नहीं, नो ज्वेलरी ये थे, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ व्हाइट ड्रेस में होना चाहिए। इसलिए उनका कहना था कि अगर इस ड्रेस में आपका कंपटीशन रहा तो वो स्टेज पे अगर आप सब मेकअप वगैरह सब करके करोगे तो वो अच्छा ही लगेगा। इसलिए वो सिर्फ व्हाइट ड्रेस में होता था। कुछ लोगों को लगता होगा कि व्हाइट ड्रेस में क्यों कर रहे, प्रोग्राम जैसा क्यों नहीं हो रहा, तो प्रोग्राम नहीं था वो सिर्फ गुरु पूर्णिमा थी। शाम को 7 बजे शुरू होती थी, रात को 2, 3, 2:30, 3 बजे खत्म होती थी। तो उसमें जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उनको हर एक को एक एक अपना कंपोजिशन रोहिणी जी को भेंट में गुरु पूर्णिमा के तौर पे देना था। तो ये बहुत ही सुंदर ये था, यानी उन्होंने प्रोग्राम तय किया था, जिसके कारण कई सालों तक हम अपना कंपोजिशन करते रहे और रोहिणी जी को दिखाते रहे। दूसरे दिन सुबह जब स्कूल में जाते थे तो उसके दिन एकदम उस समय पूरा यानी उसका छाननी होती थी कि क्या करना है, क्या नहीं होना, किसका अच्छा है, किसका नहीं है, क्या गलतियां हुई है, क्या और सुधार करना है, इस तरह के बहुत सारी बातें होती थी। दूसरा दिन हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता था, तो इस तरह से हम जाते थे। पर उसके कारण ऐसे हुआ कि सारी चीजों को हमको अपने खुद के जिम्मे करने की एक ये हो गई, आदत में हो गई, और कंपोजिशन बनाने में हम थोड़ा सा अपना अपना योगदान उसमें देते रहे। और एक चीज थी, उन्होंने मासिक सभा का आयोजन किया था। हर महीने जिस लड़की का 3rd-4th ईयर कंप्लीट यानी लेवल का वो प्रोग्राम यानी सीखना कंप्लीट हो गया है, उनको 1 से 1.5 घंटे तक का एक प्रोग्राम देना होता था, और हर महीने एक लड़की नाचती थी। तो इस तरह से अपने आप क्या होता था कि सबको सोलो करने की, रोहिणी जी को सोलो की बहुत चाह थी। वो कहती थी यानी कोरियोग्राफी अगर करना हो तो हम करेंगे, पर उसके उसके सिवा पहले लड़की को अकेले को नाचना आना चाहिए। इसलिए वो सोलो का ये आयोजन वो करती थी, और वो इसे हम मासिक सभा कहते थे।
हर महीने एक लड़की मासिक, हर महीने में एक लड़की अपना प्रोग्राम देती थी। इससे ऐसे हुआ कि लोग यानी स्टूडेंट्स का और कलाकारों का ये मनोबल बढ़ने लगा। और हम नया क्या कर सकते हैं, दूसरों के जो एक ने किया है वो हम नहीं करेंगे, दूसरा कुछ करेंगे, इस तरह से नई नई चीजें सामने आने लगी और सबको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया सारी चीजों से। इस तरह का वो 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो रोहिणी जी ने वो आज तक चल रहा है। हम भी हमारे स्टूडेंट का ये करते हैं, पर आजकल थोड़ा ऐसे हो गया कि बच्चों को उतना टाइम नहीं रहता है। उस समय हम जितना वक्त देते थे उतना वक्त आजकल बच्चे देते हैं ऐसा नहीं है, उनको बाकी सारे बहुत काम करने होते हैं। तो ये काम जो होता है कि प्रैक्टिस ठीक से करनी है, रियाज ठीक से करना है, उस एक एक चीज के लिए बहुत सारा समय देना है, उस पे बार बार अगर ठीक भी हो रहा है फिर भी उस पे काम करना है, ये समझ में थोड़ा सा नहीं आता है आजकल मेरे ख्याल से। तो ये चीज मुझे ऐसे लगता है कि रोहिणी जी ने बहुत अच्छी की थी, एक मासिक सभा और एक गुरु पूर्णिमा। ये दोनों इसमें बच्चों के यानी स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट कैसी हो और वो आगे कैसी जाए, इसका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विचार किया था। ऐसी चीजें सब जगह देखने को नहीं मिलती मेरे ख्याल से। सोलो करने के लिए प्लेटफॉर्म देना ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग आते थे, कम नहीं थे, 200-300 लोग बैठते थे एक एक सभा में। तो यानी अच्छी तरह से वो होता था। आज भी कर रही है सभी लड़कियां, हर कोई जहाँ जहाँ हमारी शाखाएं हैं वहाँ के लोग जो गुरु है वो अपनी अपनी स्टूडेंट्स का एक 4-5 यानी तीसरे चौथे लेवल के जाने के बाद अपनी यह करती है, मासिक सभा करती है। तो इस तरह से थोड़े आगे जाने के लिए हमें अच्छी तरह से मौका उन्होंने दे दिया था। जी ताई, अभी आपने बताया कि रोहिणी ताई ने कितना सुंदर कालपट अपने शिक्षा की द्वारा आप लोगों तक पहुंचाया कि कथक नृत्य के ओरिजिन से जैसे कह सकते हैं, या तब तक से लेके आप लोग जब तक सीख रहे थे तब तक की जो रचनाएं थी वो भी सिखाई आप लोगों को, एग्जाम पैटर्न भी अपना बनाया कि जिसके चलते हुए कि स्टूडेंट्स अपने आप से बहुत अच्छी तरीके से कथक से अवगत हो जाए और बहुत अच्छी तालीम मिलती जाए, उसको एक अलग नया आयाम दिया कथक नृत्य शैली को। और जैसे अभी आपने कहा कि गुरु पूर्णिमा की सुनहरे अवसर पर हर एक को कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना होता था, और उस वजह से एक ही प्रोग्राम में, एक ही स्पेक्ट्रम पर बहुत सारी नई प्रतिभाएं, नए विचार एक जगह पे मैंने भी अटेंड किया है बहुत सारी गुरु पूर्णिमाएं रोहिणी ताई की, तो मुझे पता है कि कितना सुंदर पट रहता था। हर एक की अलग अपनी सोच देखने में कितना आनंद मिलता था हम लोगों को। जैसे अभी आपने बताया दूसरे दिन उसका विवरण भी होता था, विश्लेषण होता था, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को जैसे कह सकते हैं संरचनाओं का अपना एक अभ्यास होता गया, अपने खुद की संरचनाओं का और अलग अलग लोगों की संरचनाओं का। तो आपकी भी ताई आगे जाके रुचित एकेडमी के साथ भी और अपनी खुद की भी पंचायतन पूजा, कैक्टस, मन, ऐसे बहुत सारी रचनाएं बहुत लोगों को, दर्शकों को बहुत आनंदित करती आ रही है। तो अपनी रचनाओं के बारे में, और अगर कोई खास आपकी रचना है जो आपको बहुत पसंद हो तो उसी निर्माण के बारे में अगर आप थोड़े दर्शकों को बताएं तो बहुत अच्छा होगा। मेरी रचनाओं के बारे में मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि मुझे सिर्फ कथक के थोड़े टुकड़ों पर आधारित रचना हो ऐसे मुझे नहीं लगता है। हम समाज में रहते हैं तो ऐसे भी होनी चाहिए रचनाएं कि जो समाज के लिए भी कुछ दृष्टि दे सके या कुछ सिखा सके। हाँ, माध्यम तो हमारा कथक ही रहेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पर अगर देने हो विचार तो कथक के तो हम करते ही, कंपोजिशन अलग अलग ताल नाचते हमारे प्रोग्राम में, पर एक आध चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो अलग से हो। एक तो मुझे कंपोजिशन करने के लिए लोगों ने न्योता भी दिया था कि कंपोजिशन करो, इसलिए मेरे अलग हो गए, और कुछ मैंने अपने आप बनाए। जैसे अभी आपने कैक्टस का बोला, वो गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने एक बार किया था, पहली दफा मैंने गुरु पूर्णिमा में किया था। एक बार मैंने पोवाड़ा किया था जो मराठी में होता है, पर वो पूरा के पूरा यानी कथक के जेस्चर्स डाल के उसको मैंने
बनाया था, वो बहुत पॉपुलर हो गया, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आज भी बहुत कुछ हो जाते हैं लोग, कितनी बार भी देखा तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसका पोवाड़े का यही है, शौर्य का जो वातावरण रहता है वो बहुत सुंदर रहता है। तो उस तरह का वो एक पोवाड़ा मैंने किया था, वो मुझे अच्छा लगता है बहुत। एक कंपोजिशन था जो नीलिमा देवी नाम से एक बड़ौदा से है, जो आजकल इंग्लैंड में है, यानी लेस्टर में है वो। तो उस वहाँ उन्होंने CICD नाम की, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस नाम की एक संस्था खोली हुई है। वो गंगाणी जी की शिष्या है, और उन्होंने वो रोहिणी जी के यहाँ सीखने को आती थी बीच बीच में। तो एक बार वो आई थी, तो उन्होंने रोहिणी जी को कहा कि रोहिणी जी, मुझे इंग्लैंड में यानी हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भविष्य पे बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान रहता है, उनको फल ज्योतिष पे ज्यादा विश्वास है, तो उसके बारे में मुझे नवग्रहों का कुछ कंपोजिशन आप बिठा के दीजिए। तो दीदी ने कहा कि ये तो मेरे से नहीं होगा, अब तो उसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं करूंगी, आप रोशन से पूछो। तो उन्होंने मेरे पास छोड़ दिया। तो मुझे तारों का बहुत शौक है, मैं बता रही हूँ, सृष्टि का यानी पर्यावरण का और तारों का मुझे बहुत शौक है। यानी मुझे, मैं कभी भी अगर स्कूटर चलाते समय सिग्नल पे खड़ी रहूं तो मेरा ध्यान ऊपर जाता है सिग्नल के बजाय, ऊपर क्या क्या दिख रहा है, ऊपर शाम को अगर हो तो तारे दिख रहे हैं कि नहीं, चांद दिख रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह सारी चीजें मुझे दिखाई देती है। तो ये मुझे बहुत शौक था। तो उन्होंने मुझे कहा कि रोशन करोगे क्या, मैंने तब फट से हाँ कह दिया। और उसके बाद सोचने लगी कि फल ज्योतिष का तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, यानी वो, यानी मुझे मेरी ये भी राशि भी मालूम नहीं है, सच बता रही हूँ। तो इसलिए मैं जो कुछ अच्छा होता है वो मेरा है समझ के मैं पढ़ती हूँ। तो इस तरह से वो जो ये था, वो मेरे यहाँ मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था, पर मैंने, मेरे यहाँ एक शिष्या थी मेरी, उसके पिताजी वो क्रियाकर्म का या इसका सारा पूजा का काम करते थे, तो उनके पास किताबें थी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे किताब दीजिए, मैं पढ़ के आपको वापस कर दूंगी। तो वो किताब मैंने पहले 4-5 महीने पढ़ी, इतनी सारी चीजें उसमें से एक ही। और उसके बाद मुझे तारों का बहुत शौक है, यानी तारे देखना मुझे अच्छा लगता है, और उन तारों के बारे में पीछे क्या कहानी है ये मुझे पता नहीं है। तो वो कहानियां मैंने ढूंढी कुछ तारों के, मैंने उसमें ज्योग्राफिकल उसका क्या ये है, उसका एस्ट्रोनॉमिकल क्या महत्व है, एस्ट्रोनॉमिका का मुझे थोड़ा मालूम था, एस्ट्रोनॉमी का क्या है, उसके फल ज्योतिष का क्या है, और सामान्य आदमी के लिए उसमें क्या है, ये सारी चीजें का मैंने इकट्ठा करके वो एक कंपोजिशन किया। ठकार नाम के एक गृहस्थ थे जिनको फल ज्योतिष का ज्ञान था, तो उनसे मैंने एक किताब ली और उस पर मैंने पढ़ना शुरू किया। और उस कहानियां थी छोटी छोटी हर ग्रह के बारे में, कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे गए थे, तो मैंने उसमें से कुछ चीजें ले ली। मैंने फल ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिर ज्योग्राफी, हर ग्रह की अपनी अपनी एक ज्योग्राफी होती है। जैसे हम देखते हैं कि चांद पे विवर है और उस पे ये क्या, मंगल पे कुछ अलग है, गुरु को वो रिंग्स है, शुक्र के लिए और कुछ है, शुक्र सुबह निकलता है, शाम को हम सुबह जल्दी उठेंगे तो देखने को मिलता है, शाम को देखने को मिलता है। उधर तो बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि वो बहुत जल्दी आता है, 4 बजे के करीब उसका ये होता है। तो इसलिए कई चीजें मुझे पता थी, तो उस हिसाब से, और उसका हम भारतीयों यानी मानव पे उसका क्या परिणाम है, इसके इकट्ठा करके मैंने वो कंपोजिशन बनाई थी। उसके बाद मैंने वो कथकादि कथक कंपोजिशन की थी, जो आज का हमारा कथक है उससे पीछे जाके मूर्ति शिल्पों में क्या कथक का रूप दिखाई देता है ये मैंने खोजा था। तो उसका यानी सिर्फ मेरा कहना ऐसा है कि मैं सिर्फ खोजूं और किताबों में लिख दूं, तो ये इसका कोई फायदा नहीं है। अगर जब तक मैं मेरा जो कहना है वो अपने स्टेज पे नहीं रखूं, तो मेरे यानी नर्तक बनने का कोई यही नहीं, फायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने उसका पूरा स्टेज पे बैकड्रॉप पे मूर्तियों के फोटोज आते थे, स्लाइड्स आती थी, और उसके बाद मैं उसी हिसाब से उसका नृत्य जो है उसके उससे मिलता जुलता वो नृत्य कथक के बारे में जो होता है वो ही करती थी। तो इस तरह से कथक आदि कथक एक अलग कंपोजिशन हुई, व्योम अलग हो गई। एक सृष्टि मैंने जो पर्यावरण पे किया था वो मेरा बहुत, यानी वो किसी ने मुझे एक अनघा घैसास नाम की है, तो उसने मुझे कहा था कि रोशन तुम ये करोगे क्या, तो मैंने हाँ कहा था। मूर्ति शिल्पों में एक ये रहती है, शालभंजिका रहती है। शालभंजिका यानी वृक्ष का पालन करने वाली, उसे यक्षी भी कहते हैं, वृक्षी भी कहते हैं। तो वृक्ष या वृक्ष का मतलब है वो वृक्ष का पालन, जैसे हम अप्सरा कहते हैं या किन्नर कहते हैं इसमें स्वर्ग में रहने वाले, वैसे ही यक्ष जो है वो स्वर्ग में रहने वाले थे, वो पृथ्वी पर आ गए
और उन्होंने सृष्टि का रक्षण करने के लिए, वृक्ष का रक्षण करने के लिए उनका काम उन्हें सौंपा गया था। तो उसमें मूर्तियों में ये कई अक्षियां दिखाई देती है कि किसी ने पेड़ को इस तरह से पकड़ा है, किसी ने ऊपर की डाली को पकड़ा है, किसी ने पैर से पकड़ा है, किसी ने उल्टे हाथों से पकड़ा है, इस तरह से कई अक्षियां दिखाई देती है। तब वो देखते समय मुझे लगने लगा कि ये तो चिपको आंदोलन है उस समय का, यानी पेड़ को पकड़ के रखना है, यानी मैं तोड़ने नहीं दूंगी या मैं उसका ह्रास करने नहीं दूंगी, इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का चिपको आंदोलन है। तो मैंने सोचा कि इसको लेके अगर हम पर्यावरण का विचार रखें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से हमने वो पर्यावरण का मेरे दिमाग में आ गया और वो मुझे विषय भी मिल गया, यानी पूरा फंडिंग जो था वो अनघा ने किया था, मैंने उसमें कुछ फंडिंग का मेरा काम नहीं था, तो मुझे तो सिर्फ काम करना था। तो इस तरह से मैंने सृष्टि पे काम किया, यानी रोहिणीता के यहाँ से मैंने सीखा था ये सूक्त और पर्जन्य सूक्त जैसी चीजें, तो प्राचीन श्लोक लेके पर्यावरण के हिसाब से मैंने वो शुरू किया और आज के पर्यावरण तक आ गई। बीच में अपने कृष्ण का जो कालिया दमन है वो दिखा दिया। तो कालिया दमन का कहना मेरा ये था, कालिया दमन में कृष्ण ने उसे मारा नहीं है, कालिया को उसे पकड़ के उसको जंगल में छोड़ दिया है। तो यानी पर्यावरण का रक्षण करना हो तो किसी भी प्राणी पक्षी को मारना नहीं है। ये सारी चीजें मैं उसमें उसके कमेंट्री में मैंने डालती गई। तो यानी हमारा प्राचीन शास्त्र भी क्या कहता है, आज का शास्त्र क्या कहता है और आज के दिन क्या कहते हैं, इस तरह से वो मेरा पर्यावरण का ये था पूरा। तो ये मेरी कुछ चीजें थी जो मुझे अच्छी लगती है और करना भी अच्छा लगता है। जी ताई, बहुत उसके साथ बहुत एक ललित अलंकृत महाराष्ट्र किया था, जो महाराष्ट्र में मैं जब से बचपन छोटी थी तब से मैं सुन रही थी कि महाराष्ट्र कोई नृत्य कला नहीं है। अब ये मेरे दिमाग में बैठ गया कि सारी हिंदुस्तान में इतने सारे नृत्य के ये दिखते हैं, मूर्तियां दिखती है और महाराष्ट्र में क्यों नहीं है। और तब तक मैंने अजंठा वेरूळ देखा था, तो उसमें तो कई सारी मूर्तियां थी, तो मैंने सोचा कि और भी होंगी। तो मैं सारा महाराष्ट्र घूमी और तकरीबन 30-45 ये देखे, मंदिर देखे। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत सुंदर मूर्तियां भी है। तो महाराष्ट्र में नृत्य कला नहीं थी, ये मेरा कहना, लोगों का कहना मेरे लिए तो फिजूल है मेरे ख्याल से। जी ताई, बहुत सुंदर आपकी रचनाओं के बारे में विस्तृति से आज सुनने को मिला। बहुत अलग अलग तरीकों की संरचनाओं पे आपने काम किया है। जैसे अभी आपने बताया कि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग शिल्पों से आपको बहुत प्रेरणा मिली और यही आपका संशोधन विषय रहा आगे जाके। तो आपका नृत्य में कर्णों का प्रयोग और उसका कथक के साथ संबंध, ये आपका संशोधन का विषय रहा है। तो इस विषय के बारे में और संशोधन कैसे होना चाहिए नृत्य क्षेत्र में। नृत्य ऐसे कहा जाता है कि ये परफॉर्मिंग आर्ट है, ये करने की कला है, स्टेज पे रंगमंच में पे करने की कला है। और अभी आपने बताया भी कि विद्यार्थियों में अभी इतनी रुचि नहीं है कि इतना टाइम दे सके, उस पर ध्यान दे सके। तो संशोधन करने में भी उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों को। तो आप इसके बारे में, दोनों विधाओं के बारे में कैसे आप इंटरलिंक कैसे कर सकी कि कर्णों का अभ्यास भी आपका और संशोधन भी उनका, उसका कथक में प्रयोग, ये सारी तो इंटरलिंकिंग है, वो एक दूसरे से इतने जुड़े थे। तो संशोधन में आपकी रुचि रही तो विद्यार्थियों को जरूर इसके बारे में बताएं। रोहिणी जी का और एक मैं बताती हूँ, जैसे हमारा मासिक सभा और गुरु पूर्णिमा का उन्होंने किया था, उसी तरह से 96 के करीब मेरे ख्याल से भी, या ये इतना याद नहीं साल, पर 96 के करीब उन्होंने हमें, जो उनके सीनियर स्टूडेंट थे 10, उनको कहा कि आप नृत्य का कोई भी विषय चुनो और उस पर 50 पन्ने मुझे लिख के दिए, 50 पन्ने कम से कम। तो उसमें उन्होंने हर एक ने अपना अपना विषय कुछ लिया, किसी ने अभिनय लिया, किसी ने कोरियोग्राफी ली, किसी ने और ताल पक्ष लिया। मैंने लिया नृत्य, चित्र और शिल्प। कथक नहीं था उसमें, नृत्य, चित्र और शिल्प। अब ये कहाँ ढूंढना ये मुझे पता नहीं था, तो मैंने लिया था विषय नृत्य, चित्र और शिल्प। और उसके लिए देगलूरकर गुरु जी के कहने के इसमें मैंने डेक्कन कॉलेज में सभासदत्व लिया और वहां 3 महीने तक सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक रोज मैं वहां जाती थी और वहां की किताबें देखती। बहुत सुंदर लाइब्रेरी है और आर्कियोलॉजी के बहुत सी किताबें हैं। तो मैं ढूंढ ढूंढ के उसमें से नृत्य मूर्तियां देखती थी, उसमें कुछ मुझे मिलता है क्या कथक के बारे में, ये देखने के लिए।
पर मुझे कुछ नहीं मिला। एक हाथ 2 जगह पे कुछ थोड़ा-सा मिला हुआ था। बाकी सारी मूर्तियाँ जो थी वो दाक्षिणात्य पद्धति की थी अथवा ओडिसी पद्धति की थी। तो मैंने रोहिणी जी को लिख के तो मैंने सारी चीज़ें दी, और चित्रों के बारे में, लघु चित्रों में तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है कथक में। मालवा पेंटिंग्स है, राजस्थानी पेंटिंग है, ऊपर वो क्या कहते हैं उत्तरेकडे, वहाँ के कुछ पेंटिंग है, हिमाचल प्रदेश के पेंटिंग है, तो उसमें सारे में कथक की चीजें मिलती है, पर मूर्तियों में कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया कि उन्होंने जो लिखा था कि उत्तर प्रदेश में यहाँ उत्तरी भारत में यहाँ यहाँ मंदिर है जिसमें मूर्तियां हैं, वो सारी लिख ली है मैंने, और आर्कियोलॉजी का पुराना मैप निकाल के उसमें से मैंने वो जगह ढूंढ निकाली सारी, कि कौन कौन सी जगह पे राजस्थान में कौन सी है, गुजरात में कौन सी है, मध्य प्रदेश में कौन सी है, उत्तर प्रदेश में कौन सी है। और फिर मैंने ऐसे सोचा कि अब मैं यहाँ जाके आऊंगी। मैंने वो काम शुरू किया। उसके लिए मुझे 2002 में फेलोशिप मिली। तो फेलोशिप मिलने के बाद मैंने सारी चीजें देखना शुरू किया। उसके पहले मेरा ससुराल ग्वालियर में है, तो मैं उसके पहले हम दोनों, मैं और मेरे यजमान दोनों, हम वहाँ ग्वालियर में हमारे घर गए, और वहां से एक टैक्सी पकड़ के रोज सुबह 7 बजे निकलते थे, रात को 7 बजे वापस आते थे। तो वहां के आसपास के कदवाया, सुरवाया, डांग, फिर सिरोही, फिर क्या हमारा सिहोनिया, इस तरह के सुभाषपुरा, इतनी सारी चीजें देखी। कई सारी चीजें, कई सारी मंदिर तो डाकू इलाके में थे। ग्वालियर के पास तो डाकू इलाका है ना, तो वहां के सारी इसमें मैं हम गए और देखने को मिले, और वहां से सारे फोटोज निकाल के लाए। उसके बाद मुझे जब फेलोशिप मिली, उसके बाद हम खजुराहो गए। खजुराहो तो 2 दिन रहे वहां पे, और सारे मंदिर देख लिए, उसके जो फोटोज निकालने थे वो फोटो निकाल लिए। उसके बाद राजस्थान और गुजरात गए। गुजरात और राजस्थान अमेजिंग है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। राजस्थान में दिलवाड़ा तो है ही, पर उसके साथ गुजरात में तारंगा है, और रानी की वाव है, पाटन में रानी की वाव है, फिर वहां पे एक माता मंदिर है, यानी कई सारे मंदिर है वहां पे। राजस्थान में भी हम कहते हैं वो दिलवाड़ा टेम्पल है, रणकपुर है, और चित्तौड़गढ़ में 5-6 मंदिर है जिसमें बहुत सारी मूर्तियां है। वो जो मुझे लगे कि ये कथक से सिमिलर लगती है, वो मैंने उसके फोटोज निकाल लिए। घर आने के बाद उन फोटोज को डेवलप करके फिर मैंने वो देखा कि उसको क्या, कथक के इसमें क्या उसमें समानता दिखती है, और उसमें वो उसके हिसाब से मैंने पूरा वो उसका ढांचा बनाया, और फिर वो फेलोशिप का मेरा जो आर्टिकल था वो मैंने गवर्नमेंट को भेज दिया। उसके बाद सारे लोग कहने लगे कि तुमने तो भेज दिया, दिल्ली में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे नाम पे कोई भी अपनी किताब छपवा सकता है, तो तुम पहले किताब छपवाओ। तो उसके बाद मैंने पहले ये सच बता रही हूँ, ऐसे लोगों ने मुझे सलाह दी थी। मुझे पता नहीं वो क्या था, पर दिल्ली में कुछ भी हो सकता है ये कहते लोग। तो उस तरह से मैंने वो किताब पहले फटाफट बनवा ली, और इसलिए मेरी पीएचडी रह गई। लोगों को लगता है मैंने पीएचडी की, क्योंकि मैंने नहीं की पीएचडी। मैंने वो किताब छपवा दी, तो एक बार किताब छप गई कि पीएचडी नहीं कर सकते, ऐसे कहते हैं, मुझे पता नहीं। तो मैंने पीएचडी नहीं किया है, मैंने सिर्फ वो मेरा रिसर्च किया और उसके ऊपर किताब लिखी। अब कर्णों का विचार किया जाए तो मैंने जब लिखना शुरू किया तब मैंने सोचा कि क्या करेंगे, ये मूर्ति कथक के जैसे है, ऐसे मैं कितनी बार कहूँ। हर मूर्ति में कथक में ये कथक की ये चीज है वो इस मूर्ति में दिखती है, कथक की वो चीज है वो इस मूर्ति, ऐसे मैं कितनी बार कहूँ। ऐसे कम से कम 500-600 मूर्तियां मेरे किताब में है, तो हर मूर्ति के लिए मैं कैसे कहूँ, उसके लिए कुछ नाम होना चाहिए। फिर मुझे लगा कि मुझे नाट्य शास्त्र पढ़ना चाहिए, फिर मैं नाट्य शास्त्र की ओर गई, और फिर मैंने कर्णों का पहले ये देखा, उसमें चारी, वृत्तहस्त और कर्ण, इसमें से मैंने देखा कि मुद्राएं तो अभिनय दर्पण की हम करते हैं, जो रोहिणी जी ने उसका काम किया है, तो मैं वही मुद्राएं बता, मैंने वो चैप्टर बंद कर दिया नाट्य शास्त्र का। मैंने पहले नृत्यहस्त देखे, चारियां देखी। चारियां तो इसमें भी है, पर नाट्य शास्त्र की कुछ चारियां अलग भी है, तो चारियां देखी, और नृत्यकरण देखे, और कर्णों को देखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें कथक में दिखाई देती है, उनका अगर विवरण किया जाए। और एक बात हुई, जब मैं मध्य प्रदेश घूम रही थी, उस समय सांची गई थी, तो सांची के ईस्टर्न गेट पे ऐसे एक बीम है और 2 पिलर है ऐसे,
तो वो बीम जो होता है वो बहुत लंबा होता है उस समय जो ये, तो उसको एक सपोर्ट देना होता है, वो गिर न जाए इसलिए। पर वो सपोर्ट मूर्तियों में दिया गया है, बहुत सुंदर तरीके से दिया है। तो उसमें एक मूर्ति थी, जो मूर्ति उसमें थी वो मुझे लगी कि ये कथक की ही मूर्ति। मैं एक बार दिखाती हूँ कैसे वो, दिख रही हो क्या? अब देखो ये सपोर्ट है ऊपर का, और ये दो पिलर है, और ये जो बीम है वो उस बीम को एक सपोर्ट देना है। तो इस साइड का जो सपोर्ट है उस पे एक आम का पेड़ दिखाया हुआ है, और उसे आम भी लगे हुए हैं उसको। तो उसने उस आम की टहनी थी बड़ी वाली, उसमें एक हाथ इस तरह से डाला और ऊपर की टहनी को इस तरह से पकड़ा, और फिर पैरों में स्वस्तिक है यानी क्रॉस किया हुआ पैर। तो ये अगर देखें हम तो ये क्या हुआ, कथक का थाट या कुछ भी कहे, महाराज जी से थाट कहते हैं, तो ये इसे थाट हो गया। और इसको नाट्य शास्त्र में 85वां करण है वो, उसको नाट्य शास्त्र में प्रसर्पितकरण कहा। प्रसर्पितकरण, प्र का मतलब है आगे जाना, प्रगति कहते हैं ना, अधोगति और प्रगति, तो आगे जाना है यानी प्रसर्पित, सरकते हुए आगे जाना। और एक हाथ रेचित है यानी ऊपर उठाया हुआ या कहीं भी घूमता हुआ, तो ये ऊपर उठाया हुआ एक लता हस्त, ये जो पकड़ा हुआ है टहनी को, और ये इधर से ये लता हस्त, और पैर हम सरकते आगे जाते हैं इस तरह से। तो ये हुआ प्रसर्पितकरण। तो ये जब मैंने देखा तो मेरी एकदम आंखें चौंक गई। मैंने कहा कि अब ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मेरी असली शुरुआत हो गई कि मूर्तियों में कैसे खोजा जाए, नृत्य मूर्तियों में कैसे खोजा जाए। तो बहुत सारी चीजें, नायिका भेद दिखाई देते हैं, नायिकाओं के विचार दिखाई देते हैं, फिर नृत्य का प्योर डांस दिखाई देता है, भ्रमरियां दिखाई देती है, पैरों की चालियों के कुछ प्रकार दिखाई देते हैं मूर्तियों में, सारी चीजें दिखती है। और मेरा कहना यह है कि कथक में आज जो घरानों की ओर से हमें जो नृत्य मिला है, जो हम कहते हैं कि हमारा नृत्य, उसका प्राचीन 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 स्वरूप जो होगा वो वही होगा। उसकी वो चलती आई परंपरा जो है वो धीरे धीरे हमारे घरानों के इसमें समाई गई, और वो आज हम हमारा नृत्य कहते हैं। तो ये जो करण है वो सारी चीजें उस समय की थी, और वो भी कुछ प्रस्तर जिसे कहते हैं, म्यूरल्स हम कहते हैं। तो म्यूरल्स में से पूरी दीवार की दीवार नृत्य के प्रसंग थे। तो उसमें कई सारी चीजें थी जो हम कथक में करते, थोड़ा थोड़ा फर्क होता था। जैसे ऐसे ऐसे हम ये हाथ करते, तो वहां पे ये हाथ इधर रखा हुआ है, ये शायद गणेश जी के ऊपर से लिया होगा शायद, पर ये हाथ इधर रखा हुआ है और ये हाथ नीचे हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा फर्क है। मैं ऐसे नहीं कहती कि वैसे की वैसी सारी चीजें, पर कई सारी चीजें वैसे की वैसे भी है जैसे हम आज करते हैं। नायिकाओं के इसमें पत्र लेखन करने वाली है, तो उसे हम विरोध कंठिता कहेंगे, या वो आने वाला है इसलिए उसकी राह देख रही है, उसका खत आया है, तो ये नायिका दिखाई देती है। गेंद खेलने वाली जिसे, उससे कंदुक क्रीड़ा मग्न नायिका कहते हैं। गेंद खेलने वाली कौन होती है? मुग्धा नायिका होती है, तो मुग्धा नायिका दिखाई देती है। फिर अभिसारिकाएं दिखाई देती है। चित्रों में तो अभिसारिका कई जगह दिखाई देती है, वो जा रही है अंधेरी रात में, पीछे सांप है, फिर कई सारी चीजें। तो उस समय जो वो घबरा के पैर उठाती है, उसे भुजंग त्रासितकरण कहते हैं। भुजंग त्रासित, भुजंग से डर, भुजंग की डर से पैर उठाया हुआ, तो भुजंग त्रासितकरण कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम नृत्य में करते हैं अलग अलग जगह पे, और अलग अलग, मैं सिर्फ मैं रोहिणी जी का नृत्य नहीं मैंने इसमें लिया है, सारी जगह से मैंने लिया। भ्रमरियों का तो कितना सारा भंडार उसमें है, अलग से भ्रमरी नहीं दी है इसमें नाट्य शास्त्र में। जैसे अभिनय दर्पण में भ्रमरियां अलग से दी हुई है, वैसी भ्रमरियां नाट्य शास्त्र में नहीं दी हुई है। उन्होंने कर्णों में ही भ्रमरियों का विचार किया हुआ है। और करण कैसे होते हैं? जब सिर्फ पैर उठा के हम रखते हैं या पैर से चलते हैं तो उसे चारी कहते हैं, सिर्फ हाथ कहते हैं तो उसे नृत्य हस्त कहते हैं, और हाथ और पैर दोनों का इकट्ठा जब होता है तब करण कहते हैं। और 5 6 7 करण इकट्ठा हो गए तो वो अंगार हो गया। अगर हमारे यहाँ हम देखे तो हमारे सारे तोड़े टुकड़े जो है उसमें कम से कम 4 5 करण होते ही है। तो हमारे सारे जो है और उसमें सारी दिखाई देती है। वो उस समय के जो ये थे व्याख्याएं दी है उसके अनुसार कई सारी चीजें दिखाई देती है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लगता है कि नृत्य करणों में तकरीबन 30 एक करण हम रोज करते हैं, कोई भी नर्तक हो पूरे भारत में, यानी भ्रमरिया हो, चारी हो, कुछ भी हो, तो उसमें से 30 करण तो हम रोज करते हैं।
उसके बाद एक 20-25 करण कभी कभी करते, 2-4 करण बिल्कुल ही नहीं करते और 2-4 करण बहुत ही रेयरली करते। इस तरह से जैसे पैर उठा के भरतनाट्यम में पैर उठाया जाता है जोर से, वैसे हम कभी नहीं उठाते। हमारे पैर उठाने का तरीका अलग है। पैर यानी उसे विक्षेप कहते हैं, पैरों का विक्षेप करना। तो भरतनाट्यम में करेक्ट पद्धति से होता है। तो इसमें ओडिसी में वो पैर उठा के इस तरह से जो वलित उरु, उरुओं का वलन जो है वो ओडिसी में तो एकदम करेक्ट दिखाई देता है, पर कथक में नहीं दिखाई देता उस तरह से। थुन 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 नागेना नागेना करेंगे तो पैर हिलाएंगे हम, तो थोड़ा सा दिखता है। पर ओडिसी में करेक्ट जो बताया कि अंदर भी ले जाओ और बाहर भी ले जाओ, वो ओडिसी में दिखाई देता है। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं जो कथक में दिखाई देती है, पर हमने कभी उस पर विचार नहीं किया। मेरा कहना यह है कि हमने कभी उस पर विचार नहीं किया, ना हमारे गुरुजनों ने किया। उनको जो परंपरा से मिला है वो करते रहे और अपनी कुछ खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन भी उसमें मिलाया हुआ है। पर हम देखते हैं कि उसका विचार नाट्यशास्त्र तक जाके किसी ने नहीं किया, इसलिए वो आज हमारे नहीं लगते हैं हमें। पर अगर हम वो 10-12 करण अपने बच्चों को सिखाए और उनको उनसे करवाए तो उनको भी अपनी प्राचीन धरोहर का थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा। आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी IIT में और बाकी अनेक संस्थाओं में प्राचीन ग्रंथों का और ऋग्वेदों का और प्राचीन वेदों का अभ्यास किया जा रहा है। तो हम क्यों नहीं अपने पंचम वेद का अभ्यास करें? अब देखो गांधर्व महाविद्यालय की परीक्षाएं लो या यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं लो, नायिका भेद है जो नाट्यशास्त्र में, नायक भेद है जो नाट्यशास्त्र में, रस सिद्धांत है जो नाट्यशास्त्र में है। फिर क्या कहा गया? रस सिद्धांत है ये होगा। तो ये सारी चीजें हम नाट्यशास्त्र की लेते, सिर्फ करण नहीं लेते, क्योंकि हर एक करण को ढूंढ के उसका विचार करना, उसके अपने इसमें बिठाना, ये बड़ी मुश्किल चीज है। यानी बहुत काम करना पड़ता है। मैंने कम से कम 10-12 साल उसके लिए दिए। यानी मैंने मेरा काम नहीं छोड़ा था क्लास का, रोहिणी जी के यहाँ सीखना भी नहीं छोड़ा था, पर फिर भी ये मैंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस भय के कारण ही कोई काम नहीं करता होगा। अगर हम 10, मैं ज्यादा नहीं करी, कुछ 15-20 करण अगर हम अपने बच्चों को सिखाए ना तो वो खुशी से कर लेंगे। मैं हर बार किसी बताती हूँ, छोटे बच्चों को एक सिखाया है तत्त थई, और तत्त थई जो हमारी चक्कर है उसे ब्रह्मरक करण कहा है, उसे नाट्यशास्त्र में ब्रह्मरक करण कहा है। तत्त थई, 3 पैरों की तत्त थई, सिंपल। बाया पैर उठा, दाहिना पैर उठा के बाएं साइड में डालो और चक्कर लो, उसे तत्त थई, उसे ब्रह्मरक करण कहा है। तो अगर एक भ्रमर का करण लो और एक उड़ान उछल के आगे चलो, उसे हरिण पृथकरण का है, हरिणों का उछलना, तो हरिण पृथकरण का है। तो वो उछल के अगर आगे चले जाओ तो वो 1/3 मैंने उनको दी है, तत् थे ई तत् थे ई तत् थे तत्। अब ये मैंने उनको बता दिया कि हरिण पृथकरण है, उनको कुछ पता नहीं हरिण पृथकरण क्या है, पर वो कूदना है या नहीं हरिण पृथकरण ही उनको पता है। थोड़ी देर के दिनों के मैं अगर मैं भूल गई उनको लेना है वो प्रैक्टिस में, तो वो कहती है रोशन तो वो हरिण पृथकरण करेंगे ना। यानी ऐसे होता है, अगर हम बच्चों के सामने बोलते रहो तो वो करते जाते हैं। मैं जरा शाश्वती को बताना चाहती हूँ थोड़ा सा कुछ करके। हाँ, 1 2 1 वृश्चिक, वृश्चिक का मतलब है बिच्छू, हाँ स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो को पीछे पूंछ होती है, ऐसे 2 ऊपर रहती है, फिर बीच में कुछ और, तो वो जो पूंछ होती है उसके अनुसार जो क्रिया होती है उसे वृश्चिककरण कहते हैं। और हाथों का भी रेचन हो तो लता वृश्चिक, यानी ये लता हाथ हो गए और पैरों का वृश्चिक हो गया। देखो इस तरह से, ये जो हम तो रोज करते हैं ना, ये तो रोज होता है हमारा। तो ये मैंने प्रसर्पित कर्ण बताया, प्रसर्पित कर्ण। अब इसको मैंने हिंदी में श्लोक के साथ हिंदी में इसमें किताब में दिया हुआ है, वो मैं पढ़ के बताती हूँ। पहले श्लोक बताती हूँ। एकस्तु रेचितौ हस्तौ, एकस्तु रेचितौ हस्तौ, लताख्यस्तु तथा परः, लताख्यस्तु तथा परः, प्रसर्पित तलो पादौ, प्रसर्पित तलो पादौ, प्रसर्पितकम एवं। ऐसी क्रिया को प्रसर्पित कहते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम ठाट में करते हैं वो भी इसमें दिखाई देती है। अब ये रोज करते हैं कि नहीं हम?
इसे कहते हैं अर्धनिकुटितकरण। अर्धनिकुटन, निकुटन यानी ठोकना, तो कंधों पे ठोकना, जो जैसे दोनों हाथों से, ये भरतनाट्यम में दिखाई देता है, इस तरह से आगे पीछे वो करते हैं इस तरह से कुछ। तो ये जो चीज है, ये दोनों हाथों से करने से निकुटन है, एक आधे हाथ से करने से अर्धनिकुटन है। तो ये अर्धनिकुटन करण की, ये जो हम कथक में दिखाई देते हैं, ये हो गया। फिर दूसरा करण, अब कुंचितकरण देखिए, दाहिना बाया जो हाथ है वो कमर पे रखना है और दाहिना उस पर रखना है। और कहा है कि अंचित पाद है, यानी एडी लगानी है, पर हम एडी नहीं लगाते, हम उसको क्रॉस करते हैं। हम ऐसे करके वो एडी नहीं लगाते, हम क्रॉस करते हैं। यानी ये फर्क है, मैं ये मानती हूँ कि ये फर्क है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो परंपरा आई है उसको हमने पूरी तरह नकारा है, ऐसे नहीं है, दिखाई देता है। नाचत कथक धाकिड़ तक सुनन नृत्य हस्तक चारीकरण, मैंने उसमें एक पद लिखा है, 7 स्टांजा है उसमें, और उसमें जो कथक में आते हैं वो सारी कर्णों का और चारियों का विचार उस पद में है। तो ये कर सकती है, पर अभी अगर समय नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। पर वो एक पद है जो मेरे किताब में दी हुई है। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि ये जो करण है उसके लिए महाराज जी ने अपनी अंग काव्य में उसको अलग नाम दिए है, यानी क्रिया वही है, नाम अलग है। नाम तो अलग अलग और भी किताबों में मिलती है हमें या ग्रंथों में मिलते हैं, पर मेरे कहना है कि वही चीज आज तक चलती आ रही है, सिर्फ नाम बदल गए। जैसे ये प्रदर्शित करने महाराज जी से ठाट कहते हैं, महाराज जी से ठाट कहते हैं। ये पुष्पकुट मुद्राएं महाराज जी से अंजुरी कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीजें हमें वहां दिखाई देती है जो आज भी महाराज जी ने उनके यहाँ की हुई है। ये जो है, ये जो मीट रहती है इस तरह की, हम गोल घुमाते, इसे लोलितकरण कहते हैं। ये लोलितकरण की क्रिया होगी, ये दीदी ने दिखाई हुआ है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो नाट्य शास्त्र में भी हम देखते हैं और आज हम हमारे नृत्य में देखते हैं और महाराज जी की किताबों में भी देखते हैं। तो मेरा कहना है कि ये जो परंपरा है, ये अगर हम बच्चों को तक पहुंचाए तो उनको काफी सारी मदद होगी, समझने में भी हमारे प्राचीन धरोहर क्या है ये भी समझ सकते हैं। अब अगला प्रश्न आप पूछ सकते हैं। भाई, अभी आपने बताया संशोधन के आपके कितनी प्रयास से आपने ये सारी चीजें 10-12 सालों तक सीखी, और अभी आप अपने किताबों से, अपने प्रोग्रामों से और विद्यार्थियों तक हर प्रकार से वो पहुंचा रही है। तो विद्यार्थियों को ये जरूर इससे जानना चाहिए कि कितना प्रयास और कष्ट करेंगे तो इतने अच्छे फल मिलेंगे और इतना अभ्यास होगा, अगले पीढ़ियों को आप कुछ ना कुछ दे पाओगे। तो ताई, आपकी जैसे इतने सालों से कथक से जुड़ी है, 40 सालों की तो आपकी संस्था रोचित अकादमी है, तो इतने सालों से आपने 5 पीढ़ियां करीब करीब कथक नृत्य की देखी, रोहिणी ताई उनके गुरु, आप स्वयं की पीढ़ी और अगली 2 पीढ़ियों तक आप जुड़ी हुई है कथक से। तो ये पीढ़ियों का जो संक्रमण है या परंपरा का अटूट बंधन है, उसका जिसको फ्लो कह सकते हैं या परंपरा का प्रवाह है, तो इस प्रवाह के बारे में आप क्या बच्चों को कहना चाहोगे कि इतने प्रवाह से हम लोग जुड़े हैं, अगले विद्यार्थियों को ये प्रवाह में आने के लिए अपने खुद के अभ्यास से क्या क्या करना जरूरी है, उनको क्या आप सलाह देंगी? आप जैसे गुरुओं का मार्गदर्शन जरूरी है। मैं मेरे बच्चों को जो कहती हूँ वो बताती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि डांस पे फोकस करना हो तो पहले से डिसाइड करो कि मुझे करना है डांस। अब ऐसे नहीं मैं कहती कि 5वीं 6वीं में ही आप डिसाइड करो, पर 9वीं 10वीं में आ गए तो आपको समझ में आता है कि हमको करना है, तो डिसाइड करो और उसके लिए काम करना शुरू कर दो। ये भी करूंगे तो वो दोनों भी ठीक से नहीं होंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि रोहिणी जी की समय का मैं देखूं, शरद ताई और रोहिणी जी का अगर ये देखा समय देखा तो मैं देखती हूँ कि उस समय प्रोग्राम के लिए खूब ये नहीं होता था, सीखना महत्व का होता था।
शरद ताई ने इतना रोहिणी जी से सामने बैठ के सिखा हुआ है और इतनी अच्छी तरह से सिखा है, तो उनके दिमाग में अभी भी सारी चीजें, अभी भी अगर उनको मिलने जाओ तो वो कुछ ना कुछ बताती रहती है, कुछ ना कुछ गा के दिखाती रहती है। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में फिट है, इतने साल उनके साथ रहने। तो अगर आपको सीखना हो तो आपके गुरु के साथ रहना बहुत जरूरी है, उनके साथ बैठ के उनके विचार सुनना, उनकी बातें सुनना। ऐसे नहीं कि मेरा ये खत्म हुआ कि मैं चल दी और फिर दूसरा का काम करने लगी, तो वो नहीं होगा उतना। तीसरी बात यह है कि अगर आप नृत्य करना चाहती है तो उसके लिए, अगर आपको यानी प्रैक्टिकली स्टेज पे करना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के सिवा नहीं होगा। मैं बताती हूँ, मैं जब स्कूल में यानी रोहिणी जी के यहाँ सीखने जाती थी, मेरा 9 से 10:30 का टाइमिंग था, सुबह 9 से 10:30 का। मैं 8:30 बजे जाती थी, 8:30 बजे जाती थी, पूरा झाड़ू लगाना क्लास को और फिर शुरू करना, वो तो करना ही पड़ता है, तो झाड़ू लगाना और फिर शुरू करना। तो कभी कभी रोहिणी जी पहले आके आईने के सामने तत्कार करना शुरू कर देती थी। आज जैसे हम देखते हैं कि मीडिया पे यानी इंटरनेट पे, इस पे बहुत सारे लोग अपने वीडियोस डालते रहते हैं, तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे लोगों के सामने आना है, पर उसके लिए एक समय लगता है, उस समय तक आपको काम करना पड़ता है, अच्छी तरह से काम करना है, उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है। बाकी जैसे जिस तरह से आप पढ़ते हैं उसी तरह से इसकी भी पढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे हमारा दिमाग अच्छी तरह से काम करता है और हम उसके लिए कुछ और नई चीजें भी सोच सकते हैं। और सिर्फ नृत्य का ही नहीं, नृत्य के ही किताबें नहीं, नृत्य के अलावा बाकी साहित्य का भी आपका अध्ययन होना जरूरी होता है, अगर आपको उसमें कुछ काम करना है। तो इस तरह से सारी चीजों के लिए ठीक से काम कर देंगे तो आप आगे जा सकते हैं। और थोड़े से कॉन्टैक्ट भी बनाने पड़ते हैं आजकल के हिसाब से। एक जमाना था कि कॉन्टैक्ट बनाना अच्छा नहीं लगता था, हमने खुद ने कभी ही प्रयत्न नहीं किया, रोहिणी जी ने जितना दिया उतना हमने किया था। तो पर आजकल मैं कहती हूँ कि आप कॉन्टैक्ट बनाओ और अपने अपने प्रोग्राम्स के लिए कुछ तैयारी करो, पर वो कब, जब 30 साल की अगर लड़की हो जाए उसके बाद उसने वो काम करना है, तब तक के लिए उसको प्रैक्टिस ही करनी है और अच्छी तरह से काम करना है, ऐसे मुझे लगता है। और पढ़ना भी चाहिए उसके लिए, और अध्ययन भी करना चाहिए, यानी भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत अगर सीख सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीख सके तो कम से कम उसके ट्रांसलेशन तो पढ़ सकते हैं हम। मैंने जब ये किया था तो मेरा स्कूल में 8वीं से 10वीं 11वीं तक संस्कृत था। मैंने संस्कृत पंडित नहीं हूँ मैं, पर मुझे समझता है संस्कृत, ऐसे नहीं है कि मुझे समझता नहीं है। तो कम से कम थोड़ा सीखे तो आप प्राचीन कुछ सीख सकते हैं या समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये अच्छी बात होगी अगर बच्चे सीखे और करे आगे जाके तो। जी ताई, इतने अच्छे आशीर्वाद और इतना आपने मार्गदर्शन भी किया अपने पूरे आज के बातचीत में। बहुत सारे हम लोगों को ऐसे मुद्दे मिले जिनके साथ हम लोग आगे कथक की आप जैसे गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ सोच सकेंगे। आज की इस मुलाकात के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू ताई, बहुत मजा आया। और सहपीडिया की ओर से आपका, आपके शिष्यों का, शाश्वती आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।